नमस्कार। आज 1 जुलाई 2025 है और हमारे पास कई दिलचस्प टॉपिक्स हैं आज। जी। हम केरल के बोनेट मकाक बंदरों से लेकर भारत के एयर पोल्यूशन और उसकी टेक्नोलॉजी, हल्दी की बात करेंगे और हाँ, चुनावी सुधारों पर भी। बिल्कुल, काफी सारे अलग-अलग मुद्दे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। जी, तो इन अलग-अलग स्रोतों से आज हम कुछ जरूरी बातें समझने की कोशिश करेंगे। वाइल्ड लाइफ से लेकर टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस तक। हाँ, तो सबसे पहले ये बोनेट मकाक, ये साउथ इंडिया में मिलते हैं ना, वेस्टर्न घाट्स में। जी हाँ, खास तौर पे वेस्टर्न घाट के जो एवरग्रीन और पर्णपाती जंगल हैं वहाँ। और इनके सिर पर वो टोपी जैसे बाल होते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं। हाँ, वही इनकी पहचान है। और ये करीब 30 के झुंड में रहते हैं। पर चिंता की बात यह है कि IUCN के लिस्ट में ये वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित। हाँ, मतलब जंगल में इनके खत्म होने का खतरा काफी बढ़ गया है। टेल मकाक की वार्निंग कॉल समझ लेते हैं। जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि इनमें आपसी समझ काफी विकसित है। इनको कोई लीगल प्रोटेक्शन भी है? हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में आते हैं ये। अच्छा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये कि ये अब इंसानी बस्तियों के पास आने लगे हैं, खाने की तलाश में। ओह, तो फिर वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाली बात। बिल्कुल, और ये इनके लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अच्छा, अब पर्यावरण पे आते हैं। एयर पोल्यूशन भारत में ये तो खैर हमेशा ही बड़ी खबर रहती है। जी। अभी कोई नई स्टडी आई है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में? हाँ, एक हालिया स्टडी है जो बताती है कि जो PM 2.5 पोल्यूशन है, उसका करीब 1/3 हिस्सा अमोनियम सल्फेट जैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट से आता है। सेकेंडरी मतलब? ये सीधे नहीं निकलते। सही, मतलब ये सीधे किसी चिमनी या गाड़ी से नहीं निकलते, बल्कि हवा में SO2 और अमोनिया जैसी गैसों के रिएक्शन से बनते हैं। ओह, और ये SO2 कहाँ से आता है ज्यादातर? देखिए, 60% से ज्यादा SO2 आता है कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से। और उनमें से कितनों में वो क्लीनिंग सिस्टम लगा है, FGD जिसे कहते हैं? ये तो चिंता की बात है। सिर्फ 8% प्लांट्स में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD लगा है। सिर्फ 8%? जी। ये तो बहुत ही कम है। ये FGD करता क्या है असल में? ये टेक्नोलॉजी कोयला जलाने पर जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, उसे हवा में जाने से पहले हटा देती है। इससे एसिड रेन रुकती है, हवा साफ रहती है। तो ये लगाना क्यों मुश्किल है, महंगा है? हाँ, ये टेक्नोलॉजी महंगी है और इसे लगाने के लिए जगह और दूसरी व्यवस्थाएं भी चाहिए। इसके कई प्रकार भी हैं, जैसे वेट लाइमस्टोन सिस्टम है, सी वाटर बेस्ड सिस्टम है। अलग-अलग प्लांट के लिए अलग फिट होता है। समझ गई। चलिए अब जरा इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। हल्दी की बात करते हैं। तेलंगाना के निजामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड खुला है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। भारत वैसे भी दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। अच्छा। और इस बोर्ड का मकसद है पूरी वैल्यू चेन को सुधारना, पैकेजिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक। हाँ, और 2030 तक एक्सपोर्ट का टारगेट भी रखा है, शायद $1 बिलियन। बिल्कुल, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये बहुत बड़ा टारगेट है। ये हल्दी सिर्फ मसाला ही तो नहीं है, इसमें वो करक्यूमिन होता है ना? जी हाँ, करक्यूमिन। इसके औषधीय गुण बहुत हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और वो GI टैग्स भी तो हैं कुछ हल्दी को, जैसे कंधमाल हल्दी। हाँ, कंदमाल हल्दी है, ईरोड हल्दी है। इन GI टैग से इनकी वैल्यू और बढ़ जाती है। और ये बोर्ड किसानों को ट्रेनिंग भी देगा, जिससे क्वालिटी और बेहतर हो सके। बढ़िया है। अच्छा, और आखिर में थोड़ी बात गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी की। बिहार में कुछ नया हुआ है वोटिंग को लेकर, मोबाइल ई-वोटिंग। हाँ, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। बिहार पहला राज्य बना है जिसने म्यूनिसिपल चुनावों में कुछ खास ग्रुप्स के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं या दिव्यांग हैं, अच्छा, उनके लिए मोबाइल ई-वोटिंग शुरू की है। मोबाइल से वोटिंग। यस। ये सुरक्षित कैसे है? इसमें कई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे ब्लॉकचेन है जिससे वोट टैंपरिंग ना हो सके, फिर फेशियल रिकग्निशन है, बायोमेट्रिक स्कैनिंग है। ये सब ये पक्का करने के लिए कि सही वोटर ही वोट डाल रहा है। इंटरेस्टिंग। और इसी से जुड़ा इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नियम बदले हैं CCTV फुटेज को लेकर। जी हाँ। एक अहम बदलाव यह है कि अब पोलिंग बूथ की CCTV फुटेज आम जनता को आसानी से नहीं मिलेगी। क्यों? नियम ये कहता है कि जब तक कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल ना हो, तब तक इसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। ये दिसंबर 2024 में नियमों में बदलाव करके लागू हुआ। तो इसका तर्क क्या दिया गया है? गोपनीयता। हाँ, तर्क यही है कि वोटिंग की गोपनीयता बनी रहे। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। सही बात है। और वोटरों के लिए कुछ और भी किया है क्या, ऐप वगैरह? हाँ, वोटरों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लाए गए हैं, वेबकास्टिंग को बेहतर किया गया है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है।
तो आज हमने काफी कुछ कवर किया, मतलब वाइल्ड लाइफ की चुनौतियां, प्रदूषण कंट्रोल की टेक्नोलॉजी की जरूरत, हल्दी जैसी चीज का आर्थिक पोटेंशियल, और फिर इलेक्शन में टेक्नोलॉजी और बदलते नियम। जी, इन सब बातों को एक साथ देखें तो एक सवाल मन में आता है क्या? कि हम ये जो तकनीकी समाधान ला रहे हैं, चाहे वो प्रदूषण के लिए एफजीडी हो या चुनावों के लिए मोबाइल वोटिंग, हम ये कैसे पक्का करें कि ये तकनीकें मतलब सबके लिए बराबर हों, समाज के हर वर्ग तक इनकी पहुंच हो? हाँ, ये जरूरी सवाल है। और दूसरी बात, क्या ये सिर्फ लक्षणों का इलाज है या ये उन असली गहरी समस्याओं की जड़ तक जा रही हैं जिनसे ये मुद्दे पैदा होते हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ एक पैच है या वाकई में सिस्टम को बदल रही है।